रिट होती क्या है, इसकी एग्जाम कितनी है और इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं. What are different types of writ that can be entertained by the Honorable High Court? What are the exceptions of filing writ petition before the High Court? आर्टिकल 199 को समझने के लिए हमें बेसिकली 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. रिट ऑफ मैंडेमस के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं. अक्सर सवाल उठता है हाई कोर्ट के अंदर जब भी रिट फाइल करते हैं कि क्या आपका लोकस स्टैंडाई है, कौन सी टाइप्स ऑफ रिट हैं जो सिर्फ एग्रीड पर्सन फाइल करेगा, कौन सी टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो कि हर आदमी फाइल कर सकता. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अली सिद्दीकी है. मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूँ और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है. आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर्स की, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत लॉज को डिस्कस करेंगे, स्पेशली हाई कोर्ट की प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए. आज इस हवाले से जो पहला लेक्चर है हमारा वो है हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर. आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973. अक्सर हमें ये देखने में आता है कि हाई कोर्ट के अंदर हम जब भी कोई रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो हमसे पहली चीज़ पूछी जाती है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट के हवाले से. मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट के हवाले से जो चीज़ सबसे पहले हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि क्या हम जो केस हाई कोर्ट में 199 की पिटीशन के ज़रिए दायर कर रहे हैं, क्या हाई कोर्ट का उसको इख्तियार समात है भी सही या नहीं, क्या हाई कोर्ट हमारी उस पिटीशन को एंटरटेन भी कर सकती है या नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हाई कोर्ट सिर्फ वक्त के ज़िया के लिए या पैसे के ज़िया के लिए पिटीशन फ़ाइल कर रहे हों. तो इन तमाम हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए मैं आज कोशिश करूँगा कि रिट होती क्या है, इसकी एग्ज़ाम कितनी है और इसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं. कि व्हाट इज़ द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. What are different types of writ that can be entertained by the Honorable High Court, and what are the prerequisites of the writ petition, and what are the exceptions of filing writ petition before the High Court. आर्टिकल 199 को समझने के लिए हमें बेसिकली 4 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. पहली चीज़ जो है वो ये है कि who can issue a writ. Number 2, what kind of writ can be issued. Number 3, against whom writ can be issued. Number 4, who can approach the High Court to invoke the jurisdiction under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 19. जैसे कि आर्टिकल 199 की इब्तिदा इन अल्फाज से होती है, jurisdiction of High Court, meaning thereby the writ can only be issued by a High Court under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. What writ can be issued? 4 इकसाम की रिट्स हैं जिनका जिक्र आर्टिकल 199 में मौजूद है. नंबर 1, रिट ऑफ मैंडेमस. नंबर 2, रिट ऑफ सर्शियोरे. नंबर 3, हेबियस कॉर्पस. नंबर 4, रिट ऑफ क्वो वारंटो. अब ये चारों हैं क्या अलग अलग. सबसे पहले हम आ जाते हैं रिट ऑफ मैंडेमस के ऊपर. रिट ऑफ मैंडेमस के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं, डायरेक्टिव रिट और प्रोहिबिटेड रिट. डायरेक्टिव रिट क्या है कि अगर किसी हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी पर्सन ने कोई हरकत या कोई एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है लेकिन वो नहीं कर रहा, तो एग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट अप्रोच कर सकती है उस बंदे के ख़िलाफ़ इश्यूएंस ऑफ रिट के लिए कि वो पर्टिकुलर एक्ट करे जो कि अंडर द लॉ वो बाउंड है करने के लिए. दिस इज़ कॉल्ड रिट ऑफ मैंडेमस और डायरेक्टिव रिट. दूसरी रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, कि अगर कोई पर्सन खिलाफ कानून कोई हरकत कर रहा है या कोई एक्ट नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ कर रहा है तो उसको उस हरकत से रोकने के लिए यानी कि उसको प्रोहिबिट करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा आर्टिकल 199 के तहत खटकाया जा सकता है कि हाई कोर्ट उसके ख़िलाफ़ रिट इशू करे कि वो गैर कानूनी हरकत करने से रुके. ये है रिट ऑफ मैंडेमस. रिट ऑफ सर्शियोरे क्या है. रिट ऑफ सर्शियोरे ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स जो हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए कोई अदालत या कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है, कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करती है या उन प्रोसीडिंग्स के नतीजे में कोई ऑर्डर पास करती है और उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ फर्दर कोई रेमेडी आपको अवेलेबल नहीं है,
तो फिर आप हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं अंडर द डोमेन ऑफ रिट ऑफ सर्शियोरी। फॉर एग्जांपल, पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस ट्रिब्यूनल एक्ट 2009 के तहत एक इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल होती है। उस इजेक्टमेंट पिटीशन का कोई भी नतीजा आता है, अगर आप उस नतीजे से खुश नहीं हैं या वो आप समझते हैं कि आप उस नतीजे से एग्रीव्ड हैं, तो उसके ख़िलाफ़ आपको अपील प्रोवाइडेड है अंडर पंजाब रेंटेड प्रीमिस एक्ट 2009। आप अपील में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास अपील फ़ाइल कर देते हैं। अगर आप उस अपील आपके ख़िलाफ़ हो जाती है और आप उससे अपने आप को एग्रीड समझते हैं, तो उसके आगे आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। चूँकि पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 एक स्पेशल लॉ है और उसका एक स्पेशल प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है वो रेगुलर प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता। तो इट मीन्स के अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द लर्नड डिस्ट्रिक्ट जज while exercising appellate jurisdiction under Punjab Rented Premise Act 2009, there is no remedy available. Then what remedy is available for the aggrieved person? Here comes Article 199, sub-article 1A2 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that is writ of certiorari, कि आप उस फाइनल ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। कौन सी हाई कोर्ट के अंदर? जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुजफ्फरगढ़ के डिस्ट्रिक्ट जज साहब वो फैसला करते हैं वाइल एक्सरसाइजिंग एपलेट जुरिस्डिक्शन अंडर द रेंट लॉ, तो चूँकि वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के अंदर आती है, तो आप लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान में रिट पिटीशन फाइल करेंगे। अगर वही एपलेट जुरिस्डिक्शन के तहत फैसला करती है टोबा टेक सिंह की एक अदालत, तो फिर उस सिलसिले में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चली जाएगी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास। और अगर उसी एपलेट जुरिस्डिक्शन को अंडर दी रेंट लॉज एक्सरसाइज करते हुए मियाँ वाली की कोई अदालत फैसला करती है डिस्ट्रिक्ट जज साहब की, तो फिर आप टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में चले जाएंगे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच। या अगर रहीम जार खान की होगी तो वो चली जाएगी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच। तो यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे काबिल गौर है और जो हमें समझनी चाहिए वो चाहिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। हम मुल्तान के फैसले के खिलाफ प्रिंसिपल सीट यानी कि लाहौर में जाके रिट फाइल नहीं कर सकते। हम रहीम जार खान के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में रिट फाइल नहीं कर सकते। तो हमें पहली चीज़ जो सर्शियोरी के अंदर देखनी है कि वो अथॉरिटी या वो प्रोसीडिंग या वो कोर्ट जिसके अंदर वो प्रोसीडिंग्स चल रही हों या वो ऑर्डर पास कर रही हो, वो किस हाई कोर्ट के बेंच की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आती है। उसके बाद फिर हम रिट ऑफ सर्शियोरी फाइल करेंगे मुतलका हाई कोर्ट के अंदर। तो रिट ऑफ सर्शियोरी को अगर मैं दो लाइनों के अंदर कहूँ तो रिट ऑफ सर्शियोरी से मुराद है कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ या कोई भी अदालत कोई भी फैसला करती है और उस फैसले के ख़िलाफ़ आपको कोई रेमेडी अंडर दी स्पेसिफिक लॉ प्रोवाइडेड नहीं है, तो आपके पास फिर रेमेडी आती है आर्टिकल 199(1)(a)(2) के तहत, जिसको हम रिट ऑफ सर्शियोरी कहते हैं। अब आ जाए तीसरी नेचर की रिट, वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस से मुराद ये है कि अगर किसी बंदे ने किसी को हब्से बेजा में रखा हुआ है तो आप उसकी रिकवरी के लिए या तो सेक्शन 491 CRPC में जाएंगे सेशन जज के पास, या आप उसके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 199 का इस्तेमाल कर सकते हैं और रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। चौथी रिट जो है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जिस पे मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199, दिस इज कॉल्ड रिट ऑफ को वारंटो। रिट ऑफ को वारंटो अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ, इट मीन्स दैट हाई कोर्ट कैन आस्क एनी पर्सन और अथॉरिटी that under what law or authority he is exercising powers or performing duties at a particular post, कि किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत वो किसी भी सीट को एंजॉय कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक पोस्ट है डायरेक्टर की किसी भी महकमे के अंदर और उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो मास्टर्स है। वहाँ पे अगर कोई ऐसा बंदा अपॉइंट हो जाता है जो कि सिंपल ग्रेजुएशन पास हो या BA पास हो, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर 199 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज हो सकती है अंडर दिस स्पेसिफिक टाइप, दैट इज रिट ऑफ को वारंटो। हाई कोर्ट उससे पूछ सकती है कि जब आप इस पोस्ट की बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मास्टर्स है
तो आप सिंपल ग्रेजुएशन की बेस पे यहाँ पे किस तरह अपॉइंट हुए हैं, दिस इज कॉल्ड रिट ऑफ क्वो वारंटो। अब इन चारों टाइप्स को अगर मैं रिपीट करूँ तो 4 टाइप्स: रिट ऑफ मैंडेमस, that includes 2, writ of prohibition and writ of mandamus directive in nature. Number 2, writ of certiorari. Number 3, writ of habeas corpus. Number 4, writ of quo warranto. So again come to point 1, that who can issue the writ? That is honorable High Court. What kind of writ can be issued? 4 kinds of writ can be issued by the High Court. Now the very important question is upon whose application that writ can be issued. अक्सर सवाल उठता है हाई कोर्ट के अंदर जब भी रिट फाइल करते हैं कि क्या आपका लोकस स्टैंडाई है रिट फाइल करने का या नहीं। इसका मतलब ये है कि क्या आप आर्टिकल 199 के पैरामीटर्स में पूरे उतरते हैं, क्या आप रिट फाइल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके अंदर बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं। जो 4 टाइप्स मैंने आपको बताई उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी ऑफ रिट्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ वो लोग फाइल कर सकते हैं जो कि एग्रीव्ड हो। एक कैटेगरी ऑफ रिट वो है जो सिर्फ और सिर्फ वो लोग फाइल कर सकते हैं जो ना सिर्फ बल्कि एग्रीव्ड हो बल्कि एक आम आदमी, कोई भी आदमी उस रिट जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। कौन सी टाइप्स ऑफ रिट हैं जो सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन फाइल करेगा, कौन सी टाइप्स ऑफ रिट्स हैं जो कि हर आदमी फाइल कर सकता है। रिट ऑफ मैंडेमस इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ सर्टियोरी, ये सिर्फ और सिर्फ वो बंदा फाइल करेगा जो एग्रीव्ड होगा। अगर कोई बंदा एग्रीव्ड नहीं है तो उसका लोकस स्टैंडाई नहीं बनता कि वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ मैंडेमस या रिट ऑफ सर्टियोरी फाइल करे। जबकि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस और रिट ऑफ क्वो वारंटो कोई भी फाइल कर सकता है। कानून के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है आर्टिकल 199 1B के अंदर that on the application of any person, writ of habeas corpus can be filed and writ of quo warranto can be filed against anyone. While to file a writ, article 199 1A1 2 and 1A1 and 2, that is writ of mandamus and writ of certiorari, the person has to be an aggrieved person. तो तीनों सवालों को दोबारा लेते हैं कि who can issue writ? High Court. What kinds of writ can be issued? Writ of prohibition, writ of mandamus, writ of certiorari, writ of quo warranto and writ of habeas corpus. Who can approach the High Court for the exercise of the writ jurisdiction? In case of writ of mandamus, prohibition and certiorari, only the aggrieved person has locus standi to file the writ petition. Whereas in case of writ of habeas corpus and writ of quo warranto, any person, even though he would not be an aggrieved person, can file the writ of habeas corpus or writ of quo warranto. अब चौथी चीज़ जो इस सिलसिले में आ जाती है वो ये आ जाती है, अक्सर हमने हाई कोर्ट में आप लोगों ने सुना होगा आर्गूमेंट्स के दौरान अक्सर ऑनरेबल बेंच की तरफ से ये सवाल आता है कि क्या मैं इस बंदे के खिलाफ रिट इशू कर सकता हूँ, क्या मैं प्राइवेट पर्सन के खिलाफ रिट इशू कर सकता हूँ, क्या मैं इस अथॉरिटी के खिलाफ रिट इशू कर सकता हूँ। तो उसका जवाब हमें मिलेगा आर्टिकल 199(5) के अंदर। आर्टिकल 195 डिफाइंड करता है पर्सन अगेंस्ट होम रिट कैन बी फाइल्ड। कौन है? आर्टिकल 199(5) के तहत वो बंदा पर्सन की डेफिनेशन में जो आएगा उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल हो सकती है। इसका अगर मैं आसान अल्फाज में आपको तर्जुमा करूं तो उससे मुराद है कि एनी पर्सन दैट इज़ बॉडी कॉरपोरेट, एनी पॉलिटिकल अथॉरिटी और बॉडी कॉरपोरेट और एनी अथॉरिटी विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरेशन और द प्रोविंस और एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इनके खिलाफ रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जा सकती है, रिट इशू की जा सकती है। अगेन इसको हम कैटेगरी वाइज कर लेते हैं, बॉडी पॉलिटिक, बॉडी कॉरपोरेट या कोई सी भी अथॉरिटी जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आती हो, इनके खिलाफ रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की जा सकती है। या किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रिट एक्सरसाइज की जा सकती है। जैसे हमने कहा कि रिट ऑफ मैंडेमस के अंदर अगर कोई पर्सन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद नहीं कर रहा होगा तो डायरेक्शन होगी हाई कोर्ट की तरफ से कि भाई आप ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो हरकत करनी है क्यों नहीं कर रहे, क्यों ना आपके खिलाफ रिट जारी की जाए। वो पर्सन के लिए लाजमी है कि वो पर्सन आइदर अ बॉडी पॉलिटिक हो, बॉडी कॉरपोरेट हो और अथॉरिटी हो
that works within the domain of the federal government or the provincial government. Any writ cannot be issued, writ of mandamus or writ of certiorari or writ of quo warranto cannot be issued against a private person. उस बंदे का या उस बॉडी कॉरपोरेट का या उस अथॉरिटी का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होना चाहिए। अब रेट ऑफ सर्शियोरी में कौन कौन से आएंगे? रेट ऑफ सर्शियोरी में हर वो अदालत और ट्रिब्यूनल आएगा जो सब ऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट हो। जो अदालत या ट्रिब्यूनल सब ऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट नहीं होगी, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं होगी, उसके खिलाफ रेट ऑफ सर्शियोरी जारी नहीं हो सकती। तो इसको हम सम अप करते हैं इस तरह से कि a writ cannot be issued. A writ cannot be issued against a private person, private company, private body corporate, private body politic, private authority. Writ can only be issued against an authority, against a body corporate, against a body politic that comes within the domain or that works in relation to the functions of the Federation of Pakistan और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और जो हाई कोर्ट से सब ऑर्डिनेट हो, अदरवाइज रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल, कोई भी XYZ बैंक है, आपका उससे किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, वो एक प्राइवेट बैंक है प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर। या आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर मुलाजमत करते हैं, वो प्राइवेट कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो क्या आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट रिट इशू नहीं करती अंडर आर्टिकल 199। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पे मुलाजमत करते हैं जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसके स्टैट्यूटरी रूल्स हैं, तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इदारा इट वर्क्स अंडर द डोमेन ऑफ आइदर द फेडरेशन और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट दैट इज हैविंग स्टैट्यूटरी, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी हैविंग स्टैट्यूटरी रूल्स। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला कि सर्विस मैटर्स के अंदर ख़ास तौर पे किन किन केसेस में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, किन किन केसेस में नहीं जा सकते। पांचवी चीज़ जो इस लेक्चर से रिलेटेड है वो ये है कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू फाइल अ पिटिशन इन द हाई कोर्ट। हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है मेंटेनेबिलिटी के हवाले से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन द केस ऑफ अदर एडुकेट रेमेडी, अगर आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल है तो हाई कोर्ट की रेट मेंटेनेबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपके ख़िलाफ़ कोई अथॉरिटी कोई एक्शन ले लेती है, उस एक्शन की आपके पास अपील का राइट मौजूद है, लेकिन आप उस अपील करने के बजाय डायरेक्ट हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं, तो हाई कोर्ट आपकी रेट एंटरटेन नहीं करेगी क्योंकि आपके पास एडुकेट राइट ऑफ अपील मौजूद है। हाँ, अगर आपके पास कोई रेमेडी ही नहीं मौजूद, फिर हाई कोर्ट आपकी रिट पिटिशन एंटरटेन करेगी। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडुकेट रेमेडी that is subject to the satisfaction of the high court, the writ is not maintainable. दूसरी चीज़ ये है कि this power of article 199 that is issuance of writ lies with the high court is subject to the territorial jurisdiction. जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाई कोर्ट मुल्तान बेंच कभी भी उस अथॉरिटी को डायरेक्शन नहीं करेगा या अथॉरिटी के फैसले को सेटिसाइड नहीं करेगा जो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर हो और किसी और बेंच की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हो। तो हाई कोर्ट बिफोर एंटरटेनिंग एनी रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 दो चीज़ों को सेटिस्फाई करेगी। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ द एडुकेट रेमेडी, नंबर 2, द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई अथॉरिटी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में रहते हुए फैसला करती है, तो उस अथॉरिटी के आगे, चूँकि उस अथॉरिटी की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन विद इन इस्लामाबाद है और बंदा भी विद इन इस्लामाबाद है, तो लाहौर हाई कोर्ट उसके ख़िलाफ़ जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकेगी अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो मैं सम अप करता हूँ अपने इस लेक्चर को कि आज हमने ये देखा कि हु कैन इशू रिट, इशू कैन बी रिट
writ can be issued by the High Court under Article 199? What types of writ can be issued? 4 types of writ: writ of mandamus, prohibition, writ of certiorari, writ of quo warranto, and writ of habeas corpus. Who can approach the High Court for the issuance of writ jurisdiction? For the issuance of writ of mandamus, prohibition, and certiorari, only a aggrieved person can approach the High Court, whereas for the issuance of writ of habeas corpus and writ of quo warranto, any person can approach the High Court. Number 5, against whom writ can be issued? Writ can only be issued against a person that falls within the definition of a person under Article 199(5) of the Constitution, and person includes any body corporate, body politic or authority that works under the domain of the Federation of Pakistan or provincial government, or that works in relation to the affairs of the Federation of Pakistan or provincial governments, or any other court or tribunal that is not subordinate to the High Court. इनके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो रिट एंटरटेन होगी, अदरवाइज प्राइवेट पर्सनस के खिलाफ रिट एंटरटेन नहीं हो सकती इन द केस ऑफ रिट ऑफ मैंडमस, प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरी एंड को वारंटो, जबकि हेबियस कॉर्पस किसी भी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी इशू हो सकती है. एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिट पिटिशन, यानी कि किन किन चीज़ों की सेटिस्फेक्शन होगी कोर्ट की तो रिट इशू करेगी. नंबर 1 कि आपके पास कोई एडुकेट रेमेडी अवेलेबल ना हो. नंबर 2 वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता हो. और नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कदगन ना हो जिस वजह से हाई कोर्ट अपनी 199 की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ना कर सकती हो. तो इसके साथ मैं आज के लेक्चर अख्ताम करता हूँ. आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. शुक्रिया.